हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी ऑथेंटिक और रियल जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़्यादातर जिन अभ्यर्थियों को यूपी टीजीटी पीजीटी का इंतजार था, उसको लेकर जो डर था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। ज़्यादातर वही चीज़ें होती हैं जिसका हमें डर होता है, और डर भी तब होता है जब किसी चीज़ के होने की संभावना हो। इसी बीच टीजीटी पीजीटी के साथ हम बात करें 22,000 पदों पर होगी भर्ती के बारे में। विज्ञापन आवेदन और सितंबर तक नियुक्ति पत्र को लेकर बात करेंगे। 69,000 आरक्षण घोटाले को लेकर बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी के साथ में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप सभी के सामने वो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है जो कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में जारी किया गया है। अगर बात की जाए टॉपिक के बारे में तो लिखा हुआ है, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने के संबंध में या उनकी प्रक्रिया एवं कार्य निष्पादन शर्तें स्वीकृत करने को लेकर। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कौन से होते हैं, तो जो टीजीटी पीजीटी के नाम से आप समझते हैं वो टीजीटी पीजीटी विद्यालय, इन्हीं के अंदर नियुक्तियां की जाती हैं। तो यहाँ पे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की जगह पे आप ऐसे पढ़िए कि टीजीटी पीजीटी विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया एवं कार्यों के निष्पादन और शर्तें स्वीकृत किए जाने को लेकर जानकारियाँ दी गई है। लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद ने शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया एवं कार्यों के निष्पादन शर्तें 2024 को स्वीकृत प्रदान कर दी है। मानदेय शिक्षक हेतु निर्धारित प्रक्रिया कार्य निष्पादन की शर्तों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन अपमानजनक या फिर परिवर्तन मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जा सकेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह बनाम अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इससे संबंधित एप्लीकेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 26/8/2020 को एक आदेश दिया गया था। ये आदेश मैंने कई बार इसको आपको बताया भी है, और इसके बाद में ये आदेश दिया गया था। इस आदेश में उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको बाहर कर दिया जाए। ये आदेश इतना सा है, ठीक है। और ये कहा गया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नौकरियां दे दी जाए। इस वाले आदेश में जो 7/2021 को दिया गया था वो ये था कि जो भर्ती में पद जोड़े जाएंगे उन पर नियुक्ति की जाएगी। लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ और जो शिक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा आयोजित परीक्षा में अनंतिम रूप से चयनित हो गए, उन्हें संबंधित संस्थाओं में नियमित स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। शेष जो तदर्थ शिक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन आदेश 9 नवंबर 2023 को सेवा से पृथक कर दिए गए, यानी कि हटा दिए गए हैं। कतिपय कारणवश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। बातों को देखो कैसे घुमाया जा रहा है टीजीटी पीजीटी वालों, किस प्रकार आपको बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर पद खाली है तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी का पकौड़ा तलें, उनकी भर्ती क्यों नहीं कर रही? जब 2021 में भर्ती निकाली पद क्यों नहीं जोड़े? 2022 में भर्ती निकाली पद क्यों नहीं जोड़े? ना, वो बात नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो शिक्षण कार्य है वो संपादित नहीं हो रहा है। ऐसे में न्यूनतम कार्यात्मक क्षमता और आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नितांत अस्थायी तौर पर मानदेय शिक्षक रखे जाने की आवश्यकता है। उक्त हेतु मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया कार्य निष्पादन शर्तों को निर्धारण किया गया है, जिसमें इसके तहत जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं शासन आदेश 9 नवंबर 2023 को समाप्त कर दी गई हैं, वे ही मानदेय शिक्षक हेतु पात्र होंगे। मानदेय शिक्षक नितांत अस्थायी तौर पर रखे जाएंगे। यथासंभव मानदेय शिक्षक के अध्यापन की न्यूनतम
कार्यात्मक आवश्यकता की दृष्टिगत उसी विद्यालय में रखा जाएगा जिनमें तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उक्त संस्था में अध्यापन की न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता नहीं होने पर जनपद अथवा मंडल की अन्य संस्थाओं में अध्यापन की न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता को रखते हुए, यहाँ पे बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन काम की बात इतनी सी है कि जो तदर्थ शिक्षक है भाई उनको यहाँ रखा जाएगा और इनको यहाँ 25,000 से लेकर 30,000 का वेतन दिया जाएगा और इनकी जो अधिकतम होगी वो 62 वर्ष रखी जाएगी। अब मुद्दे की बात आप समझ चुके हैं। सरकार का कहना है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, तो हम यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों को इनकी जगह पर रख लेते हैं। समझ में ये नहीं आता कि बीएड करवाते क्यों भाई, जब आपके पास वैकेंसी है, निकालते हो नहीं हो, पद भरते नहीं हो, फिर कहते हो शिक्षकों की कमी है, तदर्थ को रख लेते हैं। ये तो बातें गोल गोल घुमाने की हैं। सच में तो तदर्थ को रखना है, इसलिए उन्होंने ये एक नियम बना दिया है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ा झटका नहीं है। तो देख लिया टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी कैसे आप सभी को गोल गोल घुमाते हुए ये कह दिया कि हमें टीचर्स की आवश्यकता है और भर्ती अभी करनी है, तो इसलिए हम तदर्थ को रख लेते हैं और उनको 25 से 30,000 का मानदेय दे देते हैं और मामला शांत। अब तदर्थ तो परमानेंट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेतन ही बहुत है, 25-30,000 कम नहीं होता। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में 22,000 पदों पर होगी भर्ती के बारे में, जिसको लेकर अभी 1-2 दिन पहले समाचार पत्रों में जानकारी निकली थी। कई अभ्यर्थियों का पूछना ये था कि जो 22,000 पदों पर भर्ती होने वाली है इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से भर्ती होगी। ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर विद्यालय होते हैं समूह, अगर बात की जाए घ की बात की जा रही है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। अब ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी होगी वो लगभग 22,000 पदों पर होगी, जिसमें पियोन वगैरह क्लर्क वगैरह की वैकेंसी रहने वाली है। इन पदों को भरने के लिए सरकार के माध्यम से क्या किया जाएगा, इन पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, लेकिन ये भर्ती सीधे आउटसोर्सिंग पे होगी, यानी कि इस भर्ती को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि संविदा पे भर्ती होने जा रही है। अब संविदा पे होने वाली भर्ती को लेकर जो प्रोसेस होगा वो कैसे होता है, सेवा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसके विज्ञापन निकाले जाते हैं और उसमें आवेदन लिए जाते हैं और उसके आधार पर यहाँ पे जो मेरिट है वो बनाई जाती है और मेरिट के बिहाफ में यहाँ पे जो चयन है वो आपका होगा। संभावित तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सितंबर तक इसको यहाँ पे नियुक्ति दिए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर सितंबर तक यहाँ पे तैयारी है इनको नियुक्तियाँ देने की, तो ये बात भी लगभग कन्फर्म है कि इसको लेकर जो आवेदन से लेकर जो आगे का प्रोसेस होगा वो 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। उनकी तैयारी की जा रही है कि सितंबर के अंत में इन पदों को भर दिया जाए। सितंबर के अंत में पद भरने, तो अभी जुलाई चल रहा है, तो निश्चित तौर पे इसी महीने इसको लेकर विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। अगले महीने अगस्त में आवेदन लेते हुए और मेरिट लिस्ट बनाते हुए सितंबर के लास्ट में इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। उम्मीद है कि जुलाई में ही इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। बाकी जैसे ही कोई नई जानकारी निकलेगी मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को तो दबा ही लेना। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला एक बार फिर से गर्म हो सकता है अगर उनकी सरकार या उनकी कहीं ना कहीं जो संबंधित प्रतिनिधि हैं या नेता हैं वो इस मुद्दे को उठाएं। तो देखो, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने कई बार आपको बताया है कि अपना दल के हों, ओपी राजभर हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को ओबीसी एससी वाली बातें कर रहा हूँ। मैं बस समझाने की कोशिश करूँगा कि इनके माध्यम से हमेशा अपने ही समाज को कहीं ना कहीं ढसने का काम किया गया है। कैसे, समझिए बात को। ये क्या करते हैं कि भाई अपने समाज के नाम पे वोट लेने की कोशिश करते हैं, अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व जमाने का प्रयास करते हैं। केशव मौर्य को आपने देखा, पहले उन्होंने बहुत अच्छा खासा अपना वो बना लिया था। एक समय था कि मुख्यमंत्री बनने वाले थे, है ना, बाद में डिप्टी सीएम बना दिए गए। हालांकि डिप्टी ऐसी कोई पोस्ट होती नहीं है, बट बना दिए गए। अब क्या होता है आपने देख ही लिया, हार गए तभी बना दिया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक को साधने के लिए। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय इनके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों या कोई भी हों, ये अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश तो करते लेकिन ख़त्म नहीं करवा पाते। अब ये केंद्रीय मंत्री हैं, अब पूछ करके देखा जाए, अगर आप केंद्रीय मंत्री हैं और आपके एरिया के अंदर या आपके स्टेट के अंदर इतना बड़ा मुद्दा लटका हुआ है इतने लंबे समय से, तो क्या आप पूरा नहीं करवा सकते? अब ये समझ के परे है कि आप उसी सरकार में रहते हुए उसी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको आपत्ति है तो बाहर निकलिए, नहीं तो उस काम को पूरा करवाइए।
समझ के परे ये है कि अनुप्रिया पटेल के माध्यम से दो तरह की चीज़ें की तो जा रही हैं, लेकिन इसका कहने की खामियाजा क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा। क्या इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी ऐसे? क्योंकि ऐसा ही दबाव चुनाव से पहले विधानसभा में बनाया गया था। सरकार ने 6800 की सूची जारी कर दी और वो भी कहीं न कहीं एक तरीके का लॉलीपॉप ही था, क्योंकि उसमें ना तो कोई जिला आवंटन करना था, उनको पता था बस यहाँ पे उनका नाम जारी कर दो। नाम उन्होंने जारी कर दिया। अगर उनकी मंशा होती सच में नौकरी देने की तो उसमें नाम ही जारी नहीं करते, उसमें पिता के नाम के साथ में जिला आवंटन करते और 1 हफ्ते के अंदर काउंसलिंग करा देते, लेकिन नहीं हो रहा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण विसंगति को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखकर घेरने का प्रयास किया। ये बार बार चिट्ठियाँ लिखना, बार बार इस मुद्दे को उठाना, बार बार अभ्यर्थियों की बातें करना, अभ्यर्थियों में उम्मीद जाग जाती है। 3 से 4 साल हो चुके, 69,000 का नाम जब आया होगा कितने अभ्यर्थी खुश हो गए होंगे, हमारा नाम आ गया, हमारा नाम आ गया। भर्ती को लेकर कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अब ये क्या करते हैं कि 1-1.5 महीने के बाद में इनको सो करके नींद खुलती है, नाम लिख देते 69,000 में आरक्षण का घोटाला। 4 दिन मामला चलता है, फिर शांत हो जाता है। तो सही मायनों में ये जो इनके नेता बनने की कोशिश करते हैं ना, यही इनको कहीं ना कहीं ढसने की कोशिश भी करते हैं। और अंदर अंदर गेम कौन सा चल रहा है हमें खुद नहीं पता। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या इनके हाथ में नहीं है कि सरकार पर थोड़ा दबाव बना करके इन अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवा दें? अगर नहीं है तो इस्तीफा दे के अभ्यर्थियों के साथ धरना प्रदर्शन कर लें वहाँ पे, वो भी हमें करना नहीं है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये राजनीति समझ नहीं आती है। पहले ही अभ्यर्थी बहुत बर्बाद हो चुके हैं, इतने समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 6800 का। ना तो उत्तर कुंजी वाले को सरकार नौकरी देना चाहती है, ना 6800 को, ना आरक्षण वालों को। अगर देना चाहती तो वो उसी दिन, जिस दिन आपकी चयन सूची जारी हुई थी, उसी दिन ये काम कर देती। अब सरकार की मंशा है नहीं है, और आपके जो नेता प्रतिनिधि हैं वो कभी कभी इस मुद्दे को उठा करके शांत हो जाते हैं। अब इन्होंने उठा दिया, देखते हैं कितने दिन तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।